चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक आगे लेते हैं, है ना। टू वर्ड्स के बीच में डिफरेंस बताने जा रही हूँ। एक वर्ड है आपका सक्सेशन, उत्तराधिकार बोलते हैं जिसको, और एक वर्ड है असाइनमेंट। टू वर्ड्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, एक टॉपिक आएगा डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सक्सेशन एंड द असाइनमेंट। सक्सेशन में क्या होता है, उत्तराधिकार जिसको हम बोलते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर ट्रांसफर्ड। फादर की प्रॉपर्टी मिलती है तो फादर के कर्जे भी चुकाने पड़ते हैं उस हद तक जिस हद तक प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है। जैसे मान लो फादर की 10 लाख की प्रॉपर्टी मिली, यू आर लायबल टू पे द डेब्ट्स अप टू ₹10 लाख। अगर प्रॉपर्टी मिली 10 लाख की और डेब्ट है 15 लाख, यू आर लायबल टू पे ओनली ₹10 लाख, जितने की प्रॉपर्टी आपको मिली है। ठीक है ना। सक्सेशन देखो, इन सक्सेशन both assets and liabilities are transferred. असेट्स और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर होती है सक्सेशन में। असाइनमेंट ओनली द assets or rights are transferred. Not the liabilities. Assignment is only of rights, never of liabilities. सक्सेशन में राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप होती है ना। उत्तराधिकार जो हम बोलते हैं, फादर की प्रॉपर्टी मिली तो फादर के डेब्ट्स भी आपको चुकाने पड़ेंगे। लाइबिलिटी लिमिटेड टू द extent of property inherited. लाइबिलिटी वहां तक लिमिटेड होगी जितनी आपको असेट्स मिली हैं। असाइनमेंट में ओनली राइट्स आर ट्रांसफर, नॉट द लाइबिलिटीज। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको असाइन की, तो आप इजीली मान जाओगे क्योंकि आपका बेनिफिट जुड़ा है। और यही अगर मैंने आपसे बोला होता कि मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं जिसकी हालत सही नहीं है और शेयर्स मेरे पार्टली पेड अप है, तो आप मेरी जगह कॉल मनी पे कर दो, तो कोई नहीं मानता, क्योंकि मैंने इसमें क्या अटैच करी, लाइबिलिटी। समझ आ रही है चीज़ की नहीं आ रही है। असाइनमेंट इज ओनली ऑफ राइट, नॉट ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती। अगर हम असाइनमेंट लाइबिलिटीज का करेंगे तो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी और कोई भी बंदा अपनी लाइबिलिटी किसी और पे थोप करके अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं हो सकता। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल के होते हैं ना, दे कैन नॉट बी असाइन। देखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल कैन नॉट बी असाइंड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल कैन नॉट बी असाइंड। जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल के होते हैं उनमें असाइनमेंट पॉसिबल नहीं। ये काम तो आपके प्रोमिसर को खुद को करने पड़ते हैं, डेथ के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। डिफरेंस समझ में आया क्या दोनों वर्ड्स में? सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार, राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होंगे, बेनिफिट प्लस बर्डन बोथ आर ट्रांसफर्ड। फादर की प्रॉपर्टी मिलेंगी, फादर के कर्जे भी चुकाने पड़ेंगे उस हद तक जिस हद तक प्रॉपर्टी मिली है। असाइनमेंट में पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या ट्रांसफर कर सकते हो, असेट्स या राइट्स। लाइबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर्ड। कोई भी आपकी लाइबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। अब मैं बोलूँगी इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन कर रही हो तो इजीली मान जाओगे,
और मैंने कहा मेरी जगह कॉल मनी आप पे कर दो, तो कोई नहीं मानेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि कोई भी बंदा अपनी लाइबिलिटी किसी और के ऊपर डाल के खुद अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं हो सकता। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल के हैं, पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, उन केसेस में असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट बी असाइन। ये टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ ICI से, ओपन अप हो जाएगी तो कोशिश करते हैं। एक मिनट, कोशिश कर रही हूँ मैं कि ओपन हो जाए एक्चुअली। जॉइंट प्रॉमिसर तक का टॉपिक अपन ने यहाँ पे किया था बुक से। इसके बाद में एक टॉपिक आ रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। दो कॉन्सेप्ट दी हुई हैं, देखो, टू लीगल कॉन्सेप्ट, एक तो सक्सेशन है और एक असाइनमेंट। व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, both the burden and benefit attached devolve on the legal heir। मतलब benefit और burden both are transferred to the legal representative। In case of succession, benefit and burden both are transferred to the legal representative। Suppose a son succeeds the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debt and liability of his father, but the debt owed by the father, if exceeds the value of estate inherited by the son, he cannot be asked to pay the excess। In other words, liability of son limited to the extent of property inherited। समझ में आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा। Both the benefit and burden are transferred to the legal representative, to the legal representative। अब आ रहा है दूसरा वर्ड असाइनमेंट। However, the benefit of contract can only be assigned, not the liabilities। असाइनमेंट में ओनली क्या ट्रांसफर होते हैं? असेट्स, राइट्स, बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं। दिस इज बिकॉज कि अगर आपने लाइबिलिटी असाइन की तो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाएगी। डेटर कभी भी अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं हो सकता बाय असाइनिंग टू समवन एल्स हिज ऑब्लिगेशन टू रिपे द डेट। कोई भी बंदा अपनी ऑब्लिगेशन दूसरे पर डाल करके खुद अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री नहीं हो सकता, इसलिए असाइनमेंट इज ओनली ऑफ राइट्स, नॉट ऑफ लाइबिलिटीज। ऑन दी अदर, इसमें सिर्फ एक लास्ट लाइन ये और करना, व्हेन द पर्सनल कंसिडरेशन हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट देन द बेनिफिट कैन नॉट बी असाइन्ड। पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अभी तक इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं, छोटा सा। तो आप याद रखना, सक्सेशन में असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर ट्रांसफर्ड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। असाइनमेंट में क्या लिख के आएंगे? ओनली द असेट्स और राइट्स आर ट्रांसफर्ड, नॉट द लायबिलिटी। बिकॉज अगर लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे, थर्ड पार्टी गेट इन्वॉल्व एंड नोबडी कैन रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय ट्रांसफरिंग हिज लायबिलिटी टू समवन एल्स। और पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने आपको टॉपिक कराया है, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। जॉइंट प्रॉमिसर तो मैंने तुम्हें करा दिया, 42, 43, 44 किया था ना अपन ने। यहाँ से ये टॉपिक आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने लिखवाया वो कर लो, प्लस क्या करोगे? केस स्टडीज कर लेना, सारी केस स्टडीज कर जाना। थ्योरी के लिए जो मैंने लिखवाया उतना कर लेना, मोर देन इनफ है।
इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है सेक्शन 45 में जॉइंट प्रॉमिसी का, जो हमारा रह गया है, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग डालो कॉपी में, जॉइंट प्रॉमिसी। जॉइंट प्रॉमिसर हम पढ़ चुके हैं, अपनी हेडिंग चल रही है जॉइंट प्रॉमिसी। सेक्शन 45 है, बट आपको याद करने की सेक्शन नंबर ज़रूरत नहीं है। आप जॉइंट प्रॉमिसर के याद करना 42, 43, 44, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जॉइंट प्रॉमिसी की लाइबिलिटी कैसी है? लाइबिलिटी जॉइंट ओनली। जॉइंट प्रॉमिसर में लाइबिलिटी थी जॉइंट एज वेल एज सेवरल, याद करो, मिलके भी जिम्मेदार है, एक अकेला भी जिम्मेदार है, जबकि जॉइंट प्रॉमिसी में लाइबिलिटी ओनली जॉइंट है, सेवरली जिम्मेदार नहीं होते। कहना क्या चाह रहे हैं वो देखो, एक पर्सन है ए, वो गया, 3 पर्सन हैं बी, सी और डी, इनसे मिलकर के इसने क्या किया, 90,000 रुपये का लोन ले लिया इस बार, और एक प्रॉमिसरी नोट बना के दे दिया कि मैं बी, सी और डी को 90,000 वापस कर दूंगा। बी, सी, डी ने मिलकर के लोन दिया है, दीज आर द जॉइंट प्रॉमिसी। इनकी लाइबिलिटी है ओनली जॉइंट। ओनली जॉइंट मतलब बी अकेला जो है ना, वो ए से नहीं कह सकता कि 90,000 का पेमेंट करो, सी अकेला ए से नहीं कह सकता कि तुम 90,000 का पेमेंट करो, डी भी अकेला नहीं बोल सकता ए से कि तुम 90,000 का पेमेंट करो। द डिमांड फॉर मनी इज मेड बाय देम जॉइंटली। ये तीनों मिलकर ही पेमेंट मांग सकते हैं। लाइबिलिटी इज ओनली जॉइंट, नॉट सेवरल। इन केस इनमें से किसी की डेथ हो गई, सपोज करो बी की हो गई डेथ, अब पैसे कौन डिमांड करेगा? सी, डी और बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तीनों मिलके, सी, डी और बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डेथ के बाद में वही चीज ट्रांसफर होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सपोज करो तीनों की डेथ हो गई, अब तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आई चीज की नहीं आई? तो ये है तुम्हारा टॉपिक जॉइंट प्रॉमिसी। ये एक बार बना लो कहीं भी, जॉइंट प्रॉमिसी के लिए बना लो एक बार कि ए ने 90,000 रुपये उधार लिए बी, सी, डी से, तो बी, सी, डी हो गए तुम्हारे जॉइंट प्रॉमिसी, बी, सी, डी हो गए जॉइंट प्रॉमिसी। इस तरीके से ले लो, इतना लिख लो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आता है फादर के बाद सन या डॉटर, या फिर जो भी उसका लीगल हेयर है, प्रॉपर्टी जिसको मिलने वाली है उसके डेथ के बाद में। वो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। लीगल हेयर वैसे कौन होता है जो उनके इमीडिएट हेयर्स है, उनको माना जाता है। ऐसे तो फिर बहुत सारे हो सकते हैं। ये समझ आया यहाँ तक? ये बताओ, एक लाइन लिखो इसके लिए। एक तो ये चीज हो गई लाइबिलिटी जॉइंट ओनली, है ना, इसमें लिखना डिमांड फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट कैन बी मेड बाय बी, सी, डी jointly. And on death of one of the joint promisee, demand will be made by
लीगल रिप्रेजेंटेटिव of deceased along with the survivors. जिस जॉइंट प्रॉमिसी की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द सर्वाइवर, मतलब बाकी बचे हुए जॉइंट प्रॉमिसी। ये रूल कहता है हमारा। इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ इसकी रीडिंग लगा जाना। जॉइंट प्रॉमिसर पे क्वेश्चन आता है, प्रॉमिसी पे नहीं आया अभी तक, एक बार भी नहीं आया। तो आप एक बार बस इसका नॉलेज लेके जाना। लायबिलिटी इज ओनली जॉइंट नॉट सेवरल। पैसे मांगना है तो फिर मिलके ही मांग सकते हैं, एक अकेला नहीं मांग सकता। ये एक यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 45 ICI में, when a person has made a promise to 2 or more persons jointly, the right to claim performance rests as between them during their joint lives, और डेथ के बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर। ए ने जो है 5 लाख रुपए उधार दिए हैं बी, और अच्छा ए को 5 लाख रुपए उधार दिए गए हैं बी और सी द्वारा। तो बी और सी जॉइंटली ये प्रॉमिस करता है, ए प्रॉमिसेस जॉइंटली बी एंड सी टू रीपे देम द सम विद द इंटरेस्ट, पर बी की हो गई डेथ। राइट टू डिमांड द पेमेंट विल रेस्ट विद बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सी, और अगर सी की भी डेथ हो गई तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सी की भी डेथ हो गई तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ की लैंग्वेज डिफिकल्ट है, इसी वजह से मैंने आपको लिखवाया है, क्योंकि इसकी डायरेक्टली करने लग जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉइंट प्रॉमिसी का टॉपिक हो गया। अब नया टॉपिक आ रहा है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ये समझेंगे अपन। हेडिंग डालना टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। कोई सेक्शन नंबर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई थी कि अपने समझने के लिए प्रॉमिसी कौन है यहाँ पर जो पे करेगा, पेमेंट करेगा, और प्रॉमिसर वो होगा जो काम करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये यूनिट इजी हो जाती है समझ के चले तो। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है नो एप्लीकेशन, दूसरा है ऑन एप्लीकेशन, और तीसरा है परफॉर्मेंस इन द टाइम एंड मैनर prescribed by the promisee. Performance in the time and manner prescribed by the promisee. No application, on application, performance in the time and manner prescribed by promisee. सबसे पहले सबसे इजी वाली चीज ये वाली, परफॉर्मेंस इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिसी। जो पैसे देगा डिजायर उसकी चलेगी। भाई मैंने आपसे कहा कि मुझे गुड्स की डिलीवरी विद्याधर नगर में चाहिए तो विद्याधर नगर में दोगे बेटा। मैंने कहा कि गुड्स की डिलीवरी मुझे राजा पार्क में चाहिए तो राजा पार्क में दोगे। क्यों? क्योंकि मैं पैसे दे रही हूँ। तो परफॉर्मेंस इन द मैनर एंड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉमिसी, सबसे मेन रूल यही है।
जो पैसा देगा उसकी डिज़ायर चलेगी, वो जहाँ कहेगा जब कहेगा वहाँ पर आपको गुड्स की डिलीवरी देनी है। तो एक ये पॉइंट तो हो गया हमारा सेपरेट। बचे 2 पॉइंट, कौन से? एक तो है नो एप्लीकेशन और एक है एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो हमें इन वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ेगा, क्या कि नो एप्लीकेशन का मतलब क्या है और ऑन एप्लीकेशन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने आपसे कहा कि क्या बेटा आप मुझे ये गुड्स इस रेट में सप्लाई कर दोगे, तो आपने बोला कि यस मैम कर देंगे, आपको दोबारा कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नो एप्लीकेशन, आपको दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपके बिना कहे ही आपका काम हम कर देंगे। दिस इज नोन एज नो एप्लीकेशन। नो एप्लीकेशन में पूरी की पूरी ड्यूटी आपने अपने ऊपर ले ली, यानी प्रॉमिसर ने अपने ऊपर ले ली। मैं पे करूंगी, आई एम द प्रॉमिसी। नो एप्लीकेशन में पूरी ड्यूटी कौन अपने ऊपर ले लेता है? प्रॉमिसर। वो कहता है कि आपके बिना कहे ये काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख रही हूँ? ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसर। ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसर। अब वर्ड समझते हैं कि ऑन एप्लीकेशन वर्ड का क्या मतलब है। अगेन मैंने आपसे सेम चीज बोली कि क्या बेटा मुझे इस रेट पर इतने गुड्स सप्लाई कर दोगे क्या। अब इस बार आपने बोला कि मैम कर देंगे, लेकिन जब आप कहोगे मतलब इस बार मुझे बताना पड़ेगा, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इस बार ड्यूटी मेरी है, प्रॉमिसी की है कि वो एप्लीकेशन दे और मेरे कहने के बाद ही आप इसे परफॉर्म करोगे। ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसी। ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसी टू आस्क प्रॉमिसर to perform the promise at reasonable place during usual hours of business। प्रॉमिसी की ड्यूटी बनती है कि प्रॉमिसर को बताए कि भाई आप ये जगह है, इस समय इतने बजे आप इन गुड्स की डिलीवरी कर दो। उसमें क्या आएगा अभी बताऊंगी, अभी तो एप्लीकेशन वाला वर्ड लिया अपन ने, इसके पॉइंट्स अभी बाकी हैं। इसके अभी 3 केसेस लेंगे हम। नो एप्लीकेशन के 3 केसेस आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखो। नो टाइम इज स्पेसिफाइड, पहला केस। दूसरा, टाइम इज स्पेसिफाइड, दूसरा केस। नो प्लेस इज स्पेसिफाइड, तीसरा केस। नो एप्लीकेशन के 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहला, नो टाइम इज स्पेसिफाइड, दूसरा टाइम इज स्पेसिफाइड, और तीसरा नो प्लेस इज स्पेसिफाइड। 3 कैटेगरीज आएंगी। हम स्टार्ट करेंगे पहली कैटेगरी से, नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो परफॉर्मेंस किस टाइम पे किया जाएगा? If no time is specified, you have to perform in reasonable time, or reasonable time is a question of fact and circumstances. So no time is specified, तो आप करोगे within reasonable time, और reasonable time is a question of fact and circumstances. जैसे मैं बात करूँ पेरिशेबल गुड्स के लिए, तो रीजनेबल टाइम 2 से 3 दिन, और ड्यूरेबल गुड्स के लिए इट कैन बी इवन अप टू 2 to 3 months, डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच एंड एवरी केस। दूसरा कह रखा है कि टाइम इज स्पेसिफाइड। टाइम इज स्पेसिफाइड मतलब आपको बता दिया कि आपको ये प्रॉमिस परफॉर्म करनी है ऑन 10th March।
टाइम बता दिया गया आपको कि परफॉर्म कब करना है, स्पेसिफाइड डेट पे करना है. इफ द टाइम टू बी परफॉर्म्ड इज स्पेसिफाइड, दैट इज आपको डेट बता दी गई है, तो उस दिन भी कब करोगे 10 मार्च को, ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. अब 10 मार्च का मतलब ये थोड़ी ना है कि रात के 3 बजे जाके फैक्ट्री का गेट खटखटा दे, ऑर्डर आ गया ले लो. नींद डिस्टर्ब होती है, बंदा मना कर सकता है. ही कैन से यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस आर ओवर, ले जाओ अपने गुड्स वापस. तो 10 मार्च जो है ना, 10 मार्च को भी कब, ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. यूजुअली 10 to 5 माना जाता है, बट हर बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग. अब आ गया, अगर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, अब क्या करें. हाँ, जो चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है क्या लेनी है, रीजनेबल. अब रीजनेबल कैसे, इसमें ड्यूटी किसकी बनती है, प्रॉमिसर की. भाई पॉइंट किसका है, नो एप्लीकेशन का, तो लिखो ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसर टू आस्क प्रॉमिसी टू स्पेसिफाई a reasonable place for performance. प्रॉमिसर की ड्यूटी बनती है कि प्रॉमिसी से पूछे कि भाई गुड्स की डिलीवरी कहाँ पर दूँ, जगह बता दो, वहाँ कर देंगे डिलीवर. ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसर, क्योंकि कौन सा पॉइंट है, नो एप्लीकेशन. दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ कि मैंने तुम्हें इस टॉपिक में क्या पढ़ाया. टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. जब अपना चलता था ना सीपीटी वाला पैटर्न, ऑब्जेक्टिव पैटर्न, उनको सिर्फ एक लाइन बतानी होती थी, जो नहीं दिया क्या ले लो, रीजनेबल. क्योंकि मल्टीपल चॉइस आते थे, 4 में से एक ऑप्शन टिक करना है, तो टाइम नहीं दिया तो क्या लोगे, रीजनेबल टाइम. और अगर स्पेसिफाइड है तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. प्लेस नहीं दिया तो क्या ले लो, रीजनेबल प्लेस ले लो. यही चीज़ है ना. लेकिन अब अपने लिए किस में आएगा, थ्योरेटिकल अपना पेपर सब्जेक्टिव है, तो टोटल 5 पॉइंट्स मिलेंगे आपको. एक तो मिलेगा सबसे पहले परफॉर्मेंस इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिसिंग, जो पैसे देता है उसकी डिजायर चलती है. 3 पॉइंट आएंगे नो एप्लीकेशन के, नो टाइम स्पेसिफाइड, रीजनेबल टाइम, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. टाइम स्पेसिफाइड देन ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, और प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसर टू आस्क प्रॉमिसी टू पॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर परफॉर्मेंस. फिर आएगा नो एप्लीकेशन का एक पॉइंट, जो ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसी टू आस्क या अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल प्लेस. सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके नो एप्लीकेशन का एक सिंगल पॉइंट बनेगा. समझ आ गई चीज. तो अब ये मैंने चार्ट बनवाया ना, अब इसको देखो एक बार इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है. टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. अपने यहाँ तो ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया, लेकिन इंटर में एक बार थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है. इंटर की प्रैक्टिस मैनुअल में देखा था कि एक बार ये थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. अब सबसे पहले तो मैंने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया मैं उसी सीक्वेंस में बताऊंगी. सबसे पहले लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, परफॉर्मेंस इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिसिंग. जो पैसा देगा उसकी डिजायर चलेगा. परफॉर्मेंस में बी मेड इन सच मैनर सच टाइम प्रॉमिसी बताए. जो पैसा देगा उसकी डिजायर चलेगी. अब आएंगे नो एप्लीकेशन के 3 पॉइंट लेंगे, स्टार्टिंग से लेते हैं. देखो, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, नो एप्लीकेशन टू बी मेड, नो टाइम इज स्पेसिफाइड. कहाँ पूरी करेंगे भाई, विद इन अ रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम is a question of fact and circumstances of each and every case. ठीक है. फिर आया नेक्स्ट केस, नो एप्लीकेशन वाला ही है. नो एप्लीकेशन, टाइम इज स्पेसिफाइड, प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे. जैसे मैंने दिया था आपको कि 10 मार्च को करना है. प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन. प्रॉमिसर में परफॉर्म इट
at any time during the usual hours of business. पर्टिकुलर डे करना है तब भी कब करना है, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस 10 to 5. अगर आप 8:30 बजे के बाद में गुड्स की डिलीवरी देते हो, बंदा मना कर सकता है कि मेरा ऑफिस प्लेस क्या हो गया, क्लोज हो गया. एग्जाम्पल दिया हुआ है ये देखो, आफ्टर 8:30 आपने डिलीवरी दी, वो मना कर सकता है. यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस आर ओवर. थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं पहले लेंगे फोर्थ, क्योंकि नो एप्लीकेशन के सारे पहले लेना है. ये नो एप्लीकेशन का तीसरा पॉइंट. नो प्लेस इज फिक्स्ड. तो अब ड्यूटी किसकी आएगी बेटा, प्रॉमिसर की. नो एप्लीकेशन में ड्यूटी किसकी थी, प्रॉमिसर की. अप्लाई टू द प्रॉमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस जहां पर ये परफॉर्म कर सके. कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं. अब बचा ऑन एप्लीकेशन का एक सिंगल पॉइंट, ये वाला. ऑन एप्लीकेशन का पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. प्रॉमिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे. प्रॉमिसियर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन. ड्यूटी किसकी आएगी, प्रॉमिसी. ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसी अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. प्रॉपर प्लेस यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस. समझ आ गई चीज की नहीं आई बताओ. टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. कोई आपके केस स्टडी का चांस नहीं है इसमें. यहाँ सिर्फ कैसा क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल. और थ्योरेटिकल बनाया तो 5 नंबर का बना दिया, तो हर पॉइंट 1-1 नंबर का हो गया. ट्रक्स याद कर जाना बस. 3 पॉइंट नो एप्लीकेशन के हैं, 1 पॉइंट आपका ऑन एप्लीकेशन का है, और एक लास्ट कॉमन पॉइंट है परफॉर्मेंस इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिस. ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगी. ये टॉपिक मुझे लिखवा के कराना है आपको. रूल्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हम कर चुके हैं ना. आप चाहो तो यहाँ से रीडिंग लगा सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है. जो सोनूमल धातुमल का क्वेश्चन है उससे कर लो तो थ्योरी हो जाएगी आपकी. ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी. एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है थ्योरेटिकल. कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विथ कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी. दोनों पार्टीज की कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इन केसेस में. कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज. इसके अंदर मैं आपको 4 वर्ड्स के मीनिंग समझाने जा रही हूँ. कौन कौन से वर्ड्स हैं देखो एक बार. विल बी टॉकिंग अबाउट 4 वर्ड्स. सबसे पहला आएगा नोवेशन, दूसरा आल्ट्रेशन, तीसरा रेसिशन, और चौथा रेमिशन. इन चारों वर्ड का अपन मीनिंग समझने जा रहे हैं. नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन, ये वो 4 केसेस हैं जहां पर म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड नो नीड टू परफॉर्म इट. म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है इन दीज 4 केसेस. कौन कौन से हैं, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन. ठीक है. अब इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है. सबसे पहले नोवेशन, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है बाय नोवेशन. न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन, देन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट. और यहाँ पर पार्टीज कैन चेंज. भाई जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप न्यू पार्टी को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो.
जैसे पुराना कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन ए एंड बी, अब नए कॉन्ट्रैक्ट में आप नई पार्टी ऐड करवा सकते हो, सपोज करो सी ऐड करवा दी आपने, दिस इज नोवेशन। पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आता है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसे परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहती बाय नोवेशन। एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका, इसको कैसे रियल लाइफ में यूज करते हैं ये लोग नोवेशन को। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में बी को 10,000 रुपये मिलने हैं, ठीक है। बी ने कोई काम किया है, बदले में ए को उसे कितना पेमेंट करना है, 10,000 का। एक और कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बी एंड सी, जिसमें बी को सी को 10,000 रुपये देने हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में तो बी को 10,000 मिलने हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट में इसको 10,000 देने हैं। तब बी सोचता है पहले तो ए से लूँ फिर सी को पे करूँ, इससे बढ़िया क्या करता हूँ ए और सी के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट बना दूँ, ठीक है। अब ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा बिटवीन ए एंड सी, जिसमें ए डायरेक्टली 10,000 का पेमेंट क्या कर देगा, सी को कर देगा। जैसे ही ये नया कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन के थ्रू एंटर हुआ, द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी एंड सी विल गेट डिस्चार्ज। नाउ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन ए एंड सी। ये बना लो, ये एग्जाम्पल बना लो। एक से लेने हैं एक से देने हैं, तो बोलता है बीच की फॉर्मेलिटीज खत्म करते हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। दिस इज नोवेशन, पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए। New contract is substituted for the old one. पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नोवेशन वर्ड इंग्लिश के नोवेल वर्ड से बना है और नोवेल का मतलब होता है न्यू। नोवेल वर्ड से बना है, नोवेल मतलब न्यू। पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आया ना, पुराना खत्म हो गया बाय नोवेशन। और नए कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज बदल गई, देखो बदल गई ना। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था, बी और सी के बीच में था, अब नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, ए और सी के बीच में है। पार्टीज बदल सकती हैं। इन केस ऑफ नोवेशन पार्टीज कैन चेंज। नोवेशन समझ में आ गया क्या बच्चों, ये बताओ। अब हम समझेंगे आल्टरेशन क्या होता है। आल्टरेशन, ये लिख लिया क्या, ये बताओ, क्योंकि ये रब हो जाएगा, ये इसका है। आल्टरेशन में आ रहा है चेंज इन टर्म्स and conditions of the original contract। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनमें चेंज कर दिया जाता है, मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, वेरिएशन कर दिया जाता है, देन दिस इज नोन एज अल्टरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने बी को 10 लाख रुपए उधार दिए सपोज करो, और उसमें लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 10%। दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट से अब डिसाइड किया कि इस 10% की रेट को हम कितना कर रहे हैं, 18%। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही चेंजेस कर दिए। आप इसी में देख लो, उसने क्या कर दिया, 10 की जगह 18%। पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस किया तो क्या होता है, ये तुम्हारा अल्टरेशन। पार्टीज कैन नॉट चेंज, क्योंकि जब आप पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंज करोगे तो नई पार्टी कहाँ से लाओगे,
पार्टीज तो सेम ही रहेंगी ना, पार्टीज डू नॉट चेंज इन द केस ऑफ अल्टरेशन। पुराने की जगह नया लेके आते हैं तो नोवेशन, और पुराने वाले में ही चेंजेस कर दिए तो वो क्या होता है, अल्टरेशन। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, म्यूचुअल कंसेंट से इसको दोनों ने मिलके क्या कर दिया, 18%। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट डिस्चार्ज, नाउ इट इज फॉर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाय म्यूचुअल कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अल्टरेशन। अब तीसरा आ रहा है इसके अंदर, रेसिशन। रेसिशन मीन्स कैंसिलेशन। रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों ही म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड किया कि अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। दिस इज नोन एज रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन में भी रेसिशन हुआ था, लेकिन रेसिशन के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था। यहाँ रेसिशन तो हुआ है लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। दिस इज द डिफरेंस। रेसिशन मीन्स कैंसिलेशन। अब लास्ट वर्ड आ रहा है रेमिशन। रेमिशन वर्ड इंग्लिश के रेमिट वर्ड से आया है। रेमिट का मतलब होता है एग्जेम्प्ट करना, छूट देना। प्रॉमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस। छूट दे सकता है, कैसे दे सकता है, 4 तरीके से, है ना, 4 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। पहला, वेवर, इसको हम बोलते हैं टोटल रेमिशन। टोटल रेमिशन। दूसरा केस आएगा पार्शियल रेमिशन। तीसरा, एक्सटेंड द टाइम लिमिट। और लास्ट है मे एक्सेप्ट अनदर कमोडिटी ऑफ सिमिलर वैल्यू। मे एक्सेप्ट अनदर कमोडिटी ऑफ सिमिलर वैल्यू। प्रॉमिसी, मे वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस। रेमिशन 4 तरीके से, टोटल रेमिशन, पार्शियल रेमिशन, एक्सटेंड द टाइम लिमिट, मे एक्सेप्ट अनदर कमोडिटी ऑफ दी सिमिलर वैल्यू। एक एक एग्जांपल से समझते हैं। वेवर का मतलब होता है सैक्रिफाइस। ये वर्ड लॉ में बहुत जगह आएगा। वेवर वर्ड कहीं भी आए इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइस, त्याग करना। मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिए और मैंने 10,000 के 10,000 माफ कर दिए, देन इट इज अ केस ऑफ टोटल रेमिशन। पूरा माफ कर दिया, केस ऑफ टोटल रेमिशन। पार्शियल रेमिशन, इस बार मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिए, मुझे लगता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, तो मेरे 10,000 के 10,000 डूब जाएंगे, तो मैंने आपसे क्या बोला कि आप 10,000 की जगह 6,000 रुपये दे दो और अपन इस मामले को रफा दफा करते हैं, खत्म करते हैं, कुछ हिस्सा माफ कर दिया, इज अ केस ऑफ पार्शियल रेमिशन। एक्सटेंड द टाइम लिमिट, आपको 10th मार्च को अपना काम पूरा करना था, आप नहीं कर पा रहे, मैंने आपसे कहा कोई बात नहीं, आप कब तक कर दो, 15 मार्च तक कर दो, टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी। ये भी तो एक तरीके की छूट है, रेमिशन है कि नहीं है बताओ, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया मैंने। मे एक्सेप्ट अनदर कमोडिटी ऑफ दी सिमिलर वैल्यू। ए ने बी को एक हॉर्स बेचा फॉर ₹5,000। बी के पास देने के लिए इस समय लिक्विड फंड्स नहीं है, 5,000 रुपये नहीं है। ए बी से बोलता है कि तेरे पास एक नेकलेस पड़ा है, उस नेकलेस की वर्थ है 5,000 रुपये, ये दे दो मुझे।
ये भी एक तरीके की छूट है। मैंने आपकी लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी ना, बार्टर टाइप में एक्सेप्ट अनदर कमोडिटी ऑफ दी सिमिलर वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं? रेमिशन। रेमिशन मतलब रेमिट करना, छूट देना, एग्जेम्प्ट करना। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चारों वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है? नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन। टेल मी टू डिफरेंसेस बिटवीन नोवेशन एंड अल्ट्रेशन। टू डिफरेंसेस। ठीक है, पहला डिफरेंस आया मेरे पास नोवेशन में सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन, जबकि अपन बात करें तो वहां पर मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। यस, सेकेंड डिफरेंस यही है। इन केस ऑफ नोवेशन द पार्टीज कैन चेंज, जबकि इन केस ऑफ अल्ट्रेशन द पार्टीज कैन नॉट चेंज। तो 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लो इस चीज को। 62 के अंदर 3 चीजें कवर्ड है। सेक्शन 62 में 3 चीजें कवर हो जाएंगी। कौन सी? शुरू के 3 पॉइंट, नोवेशन, अल्ट्रेशन और रेसिशन। रेमिशन अकेला आएगा 63 में। पढ़ के देखते हैं, देखो। इफेक्ट ऑफ novation, rescission, alteration of a contract, section number 62. If the parties to a contract agree to substitute new contract for it, novation हो गया। rescinded मतलब कैंसिल करना, या फिर alteration, original contract need not be performed। ये लैंग्वेज है सेक्शन नंबर 62 की। 3 चीजों को कवर कर लिया, नोवेशन, रेसिशन और अल्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ नोवेशन एनालिसिस पार्ट में दिया हुआ है, जितना अंडरलाइन कराऊं उतना ही करना। Parties to a contract may substitute a new contract for the old one। अगर वो ऐसा करते हैं, इस इज अ केस ऑफ नोवेशन। ऑन नोवेशन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड नीड नॉट बी परफॉर्म। Thus is the case whereby a contract in existence, some new contract is substituted for it, either between the same parties or between the different parties। मतलब the parties can change, पार्टीज कैन चेंज। नोवेशन हमेशा किसकी कंसेंट से होता है? दोनों पार्टीज की कंसेंट से, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हमारी हेडिंग ही यही है कि म्यूचुअल कंसेंट से कब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज हो जाएगा। सारे पॉइंट्स किस में आएंगे? म्यूचुअल एग्रीमेंट में। ये समझ में आया? जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, इतने रुपए लेने हैं बी को ए से और सी को देने हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया था ए और सी के बीच में। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है, आप चाहो तो रीडिंग लगा सकते हो, अदरवाइज मैंने करवाया है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट आया तुम्हारा रेसिशन। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रेसिशन। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिसेंड इट, तो आपको इसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। नोवेशन में भी रेसिशन हुआ था। बोथ नोवेशन और रेसिशन कैसे होते हैं? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है ना? नोवेशन में भी रेसिशन होता है बेटा, लेकिन रेसिशन के बाद न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। रेसिशन में कैंसिलेशन तो होता है लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। फिर आ गया ये वाला अल्ट्रेशन। एज इन द केस ऑफ नोवेशन, रेसिशन, सो ऑल्सो इज अ केस, यहाँ से अंडरलाइन करो। Parties to a contract agree to alter it. Original contract is rescinded. With the result, it need not be performed. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, वेरिएशन कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, देन दिस इज द केस ऑफ अल्ट्रेशन। इन अदर वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय अल्ट्रेशन। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी अल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट विच हैज द इफेक्ट, ये लाइन नहीं लेनी है तो क्या आप जानते हो ये नोवेशन की लाइन है, गलत टाइप हुई है, पढ़ के देख लो। ये भी नहीं लेनी, इतना ही करना है। सीधा लाइन दिया ना, देयर इज चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज डू नॉट चेंज। अल्ट्रेशन में लिखा ना, पार्टीज डू नॉट चेंज। अब यहाँ पर दो डिफरेंस आ रहे हैं नोवेशन और अल्ट्रेशन के बीच में, डिफरेंस दिया हुआ है। अब डिफरेंस किस तरीके से दिया देखो,
पूरी बात इन्होंने एक ही डिफरेंस में बता दी है, लेकिन दोबारा से फालतू में दूसरा डिफरेंस बनाया है. नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन. नोवेशन में बी मेड बाय चेंजिंग इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज भी हो सकती हैं. इन केस ऑफ अल्ट्रेशन, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बट द पार्टीज विल रिमेन द सेम. दोनों चीजें एक ही में कवर कर दी. फिर रिपीटिशन आएगा. सेकंड में बोल रहा है नोवेशन देयर इज ऑल टुगेदर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. अल्ट्रेशन में जरूरी नहीं है नया है, पुराने में ही चेंजेस किए जाते हैं. दैट्स व्हाई नोन एज अल्ट्रेशन. आप तो सिंपली जो अभी हमने डिस्कस किए थे 2 पॉइंट वो डाला ना. कौन कौन से डाल के आओगे? एक तो डेफिनेशन का डाला ना, न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन, और वहां लिखना चेंज इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा डिफरेंस डाला ना, पार्टीज मे और मे नॉट चेंज इन केस ऑफ नोवेशन, और अल्ट्रेशन में पार्टीज डू नॉट चेंज. तो ये दो डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे लेना है. अब इसका आखिरी पॉइंट आ रहा है जो हमने पढ़ा है अभी रेमिशन. सेक्शन नंबर 63. प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस. प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट होल और इन पार्ट, may extend the time limit, may accept instead of his satisfaction which he thinks fit. 4 केसेस आ गए. पूरे का पूरा माफ कर दिया जिसको हमने बोला टोटल रेमिशन, कुछ हिस्सा माफ कर दिया जिसको बोला पार्शियल रेमिशन. may extend the टाइम लिमिट, 10 तारीख तक काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं 15 तक कर दो. और may accept another commodity of the similar value. चारों केसेस कवर किए थे अपन ने. इसका एग्जाम्पल पढ़ो और मुझे बताओ ये इन 4 में से कौन से केस में जाता है. $5 लाख में से 2 लाख में एग्री हो गया ना. ये इज अ केस ऑफ पार्शियल रेमिशन. इज अ केस ऑफ पार्शियल रेमिशन. समझ आई चीज की नहीं आई बता बेटा. तो यहाँ तक का टॉपिक मैंने तुम्हें अभी करवा दिया. ठीक है, आगे अपन कर लेंगे. लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो गई तो क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी से सेटल कर देंगे योगेश. भाई दिवालिया थोड़ी ना है, उसकी प्रॉपर्टी है, उससे पेमेंट करा देंगे. और वैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, तो फिर द प्रॉपर्टी गोज टू द गवर्नमेंट, सरकार को चली जाती है बेटा. और कोई क्वेरी है योगेश, आप पूछ सकते हो बेटा. रेसिशन मतलब होता है बेटा कैंसिलेशन. रिसेंट करना मतलब कैंसिल करना. दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड किया कि अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं. रेसिशन. चलो फिर अपन एंड करते हैं क्लास को.